स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें किया नमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। आज दशहरा पर भुज सैन्य अड्डे पर जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शस्त्र पूजा करने के अलावा तीनों सेनाओं का दिखेगा संयुक्त अभियान। नागपुर में आरएसएस अपने संगठन के 100 वर्ष पूरे होने का मना रहा है जश्न। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयादशमी के अवसर पर की शस्त्र पूजा। समारोह में आरएसएस प्रमुख ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी के योगदान को किया याद। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक का पर्व विजयादशमी आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। 91 साल की उम्र में मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। वह किराना बनारस घराने के प्रतिनिधि थे। उन्हें 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने छन्नूलाल के निधन पर दुख व्यक्त किया। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गुरुवार की सुबह महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया और उसके साथ पुष्प वर्षा भी अर्पित की। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य, अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें। पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर कल राष्ट्र धर्म पत्रिका द्वारा भाईदारी भवन सभागार गोमती नगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषांक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार यात्रा के 100 वर्ष का विमोचन किया गया। इस विशेष अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजन, साहित्यकार, समाज सेवी और विचारक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि राष्ट्र धर्म एक शाश्वत धर्म है। भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह सोचे राष्ट्र के लिए जीवन में किस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। राष्ट्र धर्म की शुरुआत संघ के स्वयंसेवकों ने समाज में वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए की थी, न कि आर्थिक लाभ के लिए। 1948 से 1949 के कठिन दौर से लेकर अब तक इस पत्रिका ने हिंदुत्व के विचार को समाज में पहुंचाने का कार्य किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक महाराष्ट्रीय अभियान अपने 101 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ की साधना पिछले एक शताब्दी से चल रही है। उसी साधना के एक आयाम लखनऊ से प्रकाशित हो रहे राष्ट्र धर्म पत्रिका के
संघ के स्वयंसेवकों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने इस कार्य का प्रारंभ किया 78 वर्ष पूर्व। संघ के स्वयंसेवक पिछले 100 वर्षों में राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संघ के देशभक्ति की पाठशाला जो है शाखा से समाज के प्रति प्रेम, आत्मीयता, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य, धर्म के बारे में जागृति और संवेदनशीलता से सेवा कार्य में लगने वाले संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता और उनके परिवारजन। तो देखिए, आरएसएस अपने 100 वर्ष को पूरा कर चुका है। इस मौके पर शताब्दी समारोह का भी आयोजन किया गया है, जो देश भर में 2 अक्टूबर यानी कि आज से बंगाल में महाले से इसकी शुरुआत होने वाली है। इस अवसर पर आरएसएस द्वारा कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होने वाला है, जैसे कि गृह संपर्क अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें हर घर जाकर 15 मिनट संघ की जानकारी दी जाएगी और संघ के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ जन गोष्ठियों का भी आयोजन किया हुआ है, जहां पर मजदूर यूनियन, ऑटो चालकों और प्रबुद्ध वर्ग के बीच संवाद किया जाएगा। इसी के साथ हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जहां पर नगर और खंड स्तर पर सामाजिक वर्गों को जोड़ने वाले सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी के साथ सद्भाव बैठकें भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं व संतों की इसमें सहभागिता होगी। तो देखिए, 100 वर्ष आरएसएस के पूरे हो गए, इस तरह के जो सम्मेलन है वो आयोजित किए जा रहे हैं। युवा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 15 से 40 वर्ष के युवाओं को इसमें उनकी भागीदारी होगी। और इसके बाद शाखा विस्तार है, 1 सप्ताह सुबह और शाम की शाखाओं को देश भर में विस्तार किया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आज सुबह 4:15 बजे मिर्जापुर में अपनी बेटी के निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी में उन्होंने अंतिम सांस ली। छन्नूलाल मिश्र पिछले कुछ समय से बीमार थे। उनकी तबियत 7 महीने से खराब थी। हाल ही में वो 17 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे और बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार शाम को मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्जापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। कुछ समय से उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, लगातार डॉक्टर्स के सुपरविजन में थे। मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर्स आए हुए थे, डॉक्टर संजीव सिंह जी और उनके साथ जो उनकी टीम थी, पंकज पांडे जी और करीब 15 डॉक्टर्स की टीम थी, जो लगातार पिछले 2 महीने से उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन उनका ब्लड टेस्ट होता था, सारी चीज़ें हो रही थी। काशी में ही होगा। अभी हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक मिर्ज़ापुर से निकलेंगे और अपने छोटी गैबी वाला जो सिद्धगिरी बाग में हम लोग का निवास है, वहीं पे उनको लेके रखेंगे अंतिम दर्शन के लिए काशी में। और शाम को 6-7 बजे तक राम कुमार भैया जब भी आ जाएंगे दिल्ली से, तब उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होगा। साल 2014 में पीएम मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़े तो पंडित छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक थे। आज जब छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ तो पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे जीवन पर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की प्रसिद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में अपनी अमूल्य योगदान दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम योगी ने भी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर दुख जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, भारतीय शास्त्रीय संगीत के ममज्ञ पद्म विभूषण प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन अत्यंत दुखद एवं शास्त्रीय संगीत विद्या की अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपने अपना पूरा जीवन भारतीय शास्त्रीय गीत संगीत के उत्थान में समर्पित कर दिया। आपका गायन कला साधकों के लिए एक प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति व उनके शोकाकुल परिजनों, अनुयायियों एवं प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। चलिए आपको बताते हैं कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र
का पूरा जीवन गाथा। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। उनके दादा गुदई महाराज शांता एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत उनके खून में बसा हुआ था। छन्नूलाल ने 6 साल की उम्र में अपने पिता से संगीत की बारीकियों को सीखा था। वहीं 9 साल की उम्र में उनके पहले गुरु उस्ताद गनी अली साहब ने ख्याल सिखाया। तो ये पहला गाना है जो शास्त्रीय संगीत में उन्होंने सीखा था। छन्नूलाल को ख्याल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती के लिए भी जाना जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने धर्म नगरी काशी को अपनी कर्म भूमि बनाया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंडित छन्नूलाल मिश्र को पुरस्कार कितने मिले। तो देखिए, साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2010 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। साल 2014 की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने थे। साल 2021 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में हुए बवाल की तीसरे आरोपी डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी के बाद बरेली पुलिस मुस्तैद है। जनता में सुरक्षा का भाव लाने के लिए DIG बरेली के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में 800 महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। यह मार्च शहर के अलग अलग संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। DIG अजय सहानी ने कहा है कि जिले में पूरी तरह शांति कायम है। जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। जैसा आप देख रहे हैं, माहौल पूरी तरह से सामान्य है और त्योहार जैसे है, शाम का समय है, सभी लोग निकले हैं और हम लोग और पूरी फोर्स भी यहाँ पे रूट मार्च कर रही है। शहर में फुट पेट्रोलिंग चल रही है, सभी लोगों से बातचीत भी हो रही है और सारी चीजें ठीक चल रही है। कितनी फोर्स है और त्योहार है तो यहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में त्योहारों को देखते हुए भी 10 कंपनी यहाँ पे PAC है, पैरामिलिट्री फोर्स और CAPF भी उसके अलावा लगाई गई है। काफ़ी मात्रा में सिविल फोर्स है जो यहाँ की भी है और बाहर के जनपदों की भी फोर्स लगी हुई है और DGP महोदय द्वारा भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, SP और एडिशनल SP और DYSP लेवल्स के। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। सर, किस तरह की अवेयरनेस की मैसेज देंगे कि कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं? और अफवाहों के लिए हम लोग की सोशल मीडिया की टीम लगातार संपर्क कर रही है। किसी प्रकार के कोई अफवाहों का भी इशू नहीं है। जो भी चीज़ें उनका खंडन किया जा रहा है। लोगों से यही अपील है कि त्योहारों का समय है, सब लोग अच्छे से त्योहार अपना मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहें। और जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बरेली में हुई हिंसा के पीछे की कहानी अब एकदम साफ होने लगी है। बरेली पुलिस लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और गिरफ्तार किए गए आरोपी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर बरेली पुलिस ने 26 सितंबर को सतर्कता ना बरती होती तो यह हिंसा बहुत बड़ी हो सकता था। ताजा अपडेट के साथ बरेली बवाल की पूरी कहानी इस रिपोर्ट से समझिए। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा आम नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग थी। इबादत की जगह उपद्रवियों को इकट्ठा किया गया था। आस्था के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई थी। देखिए किस तादाद में लोग छतों पर जमा हुए थे। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब आपको इनकी असल संख्या दिखाई देगी। सोचिए अगर बरेली पुलिस ने सूझबूझ न दिखाई होती तो ये हिंसा कितने बड़े दंगे में बदल सकती थी। और आपको ये वीडियो में दिख रहे कोई आम लोग नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बरेली में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए ये लोग दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे और ये बात बुधवार को बरेली के पुलिस एक्शन में साबित भी हो गई। बरेली बवाल को लेकर पुलिस ने बुधवार को 2 और आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों इदरीश और इकबाल के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पहले फायरिंग की थी। इसके बाद मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपी इकबाल पर 20 और इदरीस पर 17 केस पहले से ही दर्ज है। आरोपियों के पास पुलिस से लूटी गई सरकारी एंटी फ्लेयर गन बरामद हुई है। अवैध तमंचे, कारतूस, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई।
ये दोनों ही आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले थे और दोनों का ही आपराधिक बैकग्राउंड था। इनकी गिरफ्तारी के बाद बरेली के एसएसपी अनुराग आर ने खुद बताया कि इस हिंसा में बाहरी आपराधिक तत्व शामिल थे। साथ में बरेली जिले की आम जनता को आश्वस्त भी किया कि निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते, इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन यही नहीं रुका। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस और उनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद बवाल में नफीस की अहम भूमिका थी। डॉक्टर नफीस मौलाना तौकीर रजा का राजदार है। पुलिस नफीस से पूछताछ कर रही है और इसी के साथ बरेली बवाल में खबर लिखे जाने तक कुल 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नफीस और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया। उनसे ये बात पता चली है कि इस साजिश में सभी लोग शामिल थे और इनके द्वारा गलत तरीके से उस अपील को फर्जी बताते हुए कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इकट्ठा हो सके। टोटल 81 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने हाजी शराफत खान के हमसफर मैरिज लॉन को सील किया था। इसके अलावा तौकीर के रिश्तेदार के यहाँ मंगलवार को बुलडोजर चला था और समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा के गैराज को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानों को जिला प्रशासन ने खोल दिया है। दुकानों के खुलने से दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने मुख्तार के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानों को खोल दिया है। दरअसल साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर में स्थित दुकानों को कुर्की की कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया था। होटल गजल का फर्स्ट फ्लोर अवैध तरीके से निर्मित होने के चलते बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। तो देखिए गाजीपुर से बड़ी खबर, होटल गजल को खोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानें अब खुल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने यह बड़ा जो फैसला है वो लिया है। अगर हम साल 2021 की बात करें तो साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दुकानों को कुर्क किया गया था। गैंगस्टर के तहत होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर पर 15 दुकानें सीज कर दी गई थी, जिसे आज खोला जा रहा है। सीज की गई 15 दुकानों में से 6 दुकानों को आज फिलहाल खोल दिया गया है। वहीं साल 2020 में होटल गजल का फर्स्ट फ्लोर उसको ध्वस्त कर दिया गया था। तो आज बड़ा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। होटल गजल के 6 फ्लोर को खोला गया है। गैंगस्टर में वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का आदेश किया हुआ है, जो आज प्रशासन ने आज दुकान खोल दिया है। आज की जो दुकानें हैं वो कितने सील हैं और कितनी खोली जा रही है? देखिए दुकानें इसमें 15 थी और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 दुकानों का आदेश किया हुआ है और बकिया दुकान अभी कुर्क है और जो भी दुकान है आज 6 दुकान को प्रशासन ने खोल दिया है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं फिर फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विरासत से विकास सेवा पर्व पर
3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुटीर, लघु और हस्तशिल्प से संबंधित 130 स्टॉल लगाए गए, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। एक स्टॉल है नकवी साहब का जो कौसाम्बी से आए हैं और केले के पत्ते से ये बनाते हैं, जो यहाँ पे इनके उत्पाद दिख रहे हैं। नकवी साहब, कुछ बताएंगे आप अपने उत्पाद के बारे में और यहाँ क्यों आए? सर, मैं आइफा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कौशाम्बी से नकवी, और हमारे जनपद में केले की खेती बहुत आय होती है और इसको यूपी में मिनी भुसावल भी कहा जाता है। तो 2013 से हम लोग इसमें लगे थे कि कुछ पेस्ट मैनेजमेंट इस पर काम हो पाए। धीरे धीरे करके हम लोग 2015 में इस पर कुछ कर पाए और मशीन से रेशे निकालने का काम शुरू किया। उसके बाद हम लोग फिर अभी 2020 से हम लोगों ने इस पर डायरेक्ट बाहर के ऊपर काम करना शुरू किया। जो प्रोडक्ट हमारे ये हैं और हम लोग यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो वगैरह और प्रगति मैदान दिल्ली में भी हमारे एग्जीबिशन लगती है। कुछ एक्सपोर्टर भी हैं हमारे जो इनडायरेक्ट हम लोग उनको एक्सपोर्ट के लिए अपना माल देते हैं। और बनारस, चूँकि ये हमारा धार्मिक काशी बाबा विश्वनाथ का धाम है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। चूँकि केले की बनी हुई चीज़ पूजा में उपयोग होती है, तो वो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर अपनी स्टॉल लेकर आए। ये श्रुति यादव है मिर्जापुर से। ये पीतल का सामान है। श्रुति, पहले तो आप लोग जो यहाँ आए हो उसके साथ ही मुझे ये बताइए कि किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है, या इस प्रदर्शनी में क्या सोच के आप आए? सर, इस प्रदर्शनी में बेसिकली हम लोगों को बोला गया था कि जो भी एमएसएमई के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो आएंगे और आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी स्मॉल लेवल पे आप शुरू किए हैं एज अ बिजनेस, आप यहाँ आके उसको मतलब यहाँ पे दिखाएंगे सबको और अपने बिजनेस को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग पीतल से यूटेंसिल को बनाते हैं और उसके और कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनाते हैं। ये एक और स्टॉल है जिसपे चमड़े का काम होता है। आप देख सकते हैं कि चप्पलें सजी हुई हैं और ये राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, इस प्रदर्शनी में आपने स्टॉल लगाया है, चमड़े का सामान बनाते हैं, क्या अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरा नाम राजकुमार है। मैं जो है बिरभानपुर और राजा तालाब के रहने वाले हैं। हमें KBIC से ग्रुप में सहयोग मिला। उस सहयोग के माध्यम से फिर हम लोग जो है ग्रुप बना करके हमने काम किया और अब आज ये स्थिति है कि हम लोग प्रदर्शनी में भी आ रहे हैं और बाहर भी माल भेज रहे हैं, गांव में भी बेच रहे हैं। इसमें लगभग हमारे 50 लोग लग चुके हैं। ये MSME का जो डिपार्टमेंट है, एक KYC की संस्था है, वो उसके माध्यम से देखिए कितने महिला पुरुष लाभान्वित हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री की भी यही सोच है, इसलिए वाराणसी में MSME ने यह प्रदर्शनी लगाई है कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो गाजीपुर हो, कौसाम्बी हो, या फिर लोगों को वाराणसी तक आकर धार्मिक और आर्थिक प्रगति करनी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज वाराणसी। फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी परिसर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की अध्यक्षता की। तो फर्रुखाबाद में एडिप का हमारा दिव्यांगजनों के लिए और वायुश्री का वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ा कैंप लगा, जिसमें 1863 लोगों के लिए सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, जिसमें 1004 दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए और 859 हमारे जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए, और लगभग 6500 सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, जिसमें मोटर ट्राईसाइकिल से लेकर काम की मशीन तक वो जिसकी को आवश्यकता है उसे देने का काम। कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और हेल्पेज इंडिया की ओर संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मान देना और उनके अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना था।